वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और आपको पता है कि हमें दिन का आगाज़ मुस्बत सोच और एनर्जी के साथ करना चाहिए और ज़िंदगी में भी इसी तरह हमें आगे से आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी भी अच्छी गुजर सके। और ज़िंदगी के सफ़र में हम देखते हैं कि सबसे छोटी जो है ना छोटी बड़ी गलतियां सरजद हो जाती हैं, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने उन गलतियों से सबक सीखना है या उन्हें दूर करके उन्हें वहीं छोड़कर हमने अपना सफ़र जारी रखना है और आगे बढ़ना है, या फिर उन गलतियों को ज़िंदगी का रोग बनाकर साथ साथ लिए फिरना है। जब इंसान माजी की गलतियों को ज़हन पर सवार कर लेता है तो कामयाबी का जो सफ़र है ना वो रुक जाता है, थम जाता है और कामयाबी इंतज़ार करती रह जाती है। तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए, एक तो हमारा दिन का आगाज़ जो है मुस्बत एनर्जी और सोच के साथ होना चाहिए, दूसरा हमारे से जो गलतियाँ हो जाती हैं उनको हम दुरुस्त करें और आगे बढ़ें, ना कि उनके ऊपर रोना धोना हम लोग करते रहें। तो यही खूबसूरत पैगाम था आज का जिसके साथ हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ तरह हम बात कर रहे थे मौसम के हवाले से, स्मॉग के हवाले से। तो जैसे ही आपको पता है मौसम चेंज होता है तो मौसम अपने साथ बहुत सी मौसमी बीमारियां भी लेकर आता है और स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी की शरह आपको पता है मुसलसल बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से मौसमी बीमारियां और मुख्तलिफ इक़साम की जो एलर्जीज़ हैं उनमें भी इजाफा होता जा रहा है। और अक्सर लोग तब्दील होते मौसम के दौरान खांसी, फ्लू, बुखार और एलर्जी की शिकायत करते हुए नज़र भी आते होंगे आप लोगों को भी। फ़ज़ा में आलूदगी, डस्ट और धुएं की वजह से सांस और फेफड़ों की बीमारियों के साथ साथ नाक, कान, गले और एलर्जी के अमराज भी बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा कॉमन भी होते जा रहे हैं इन दिनों। और उसके साथ साथ फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स का बढ़ता इस्तेमाल भी एलर्जीज़ की अहम वजह बनता जा रहा है। और गले की खराबी, खराश और छींकों से शुरू होने वाली एलर्जी खतरनाक अमराज की वजह भी बन सकती है। तो एलर्जी की क्या वजूहात हो सकती हैं, इसकी कितनी इकसाम है और इनसे बचाव कैसे हम लोग मुमकिन बना सकते हैं घर पर रहकर, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ZM राहत हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब जैसे हम बात करें कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो मौसमी जो बीमारियां होती हैं वो हमें आ घेरती हैं, जिसमें कान, नाक, गले की बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। इनकी वजूहात क्या है? मौसम चेंज हो रहा होता है, यहाँ पर हमारा जो क़ुव्वती मुदाफ़त होता है हमारा वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसका शिकार हो जाते हैं। जी, इस तरह के इसकी दो वजूहात हैं। ठीक, सबसे पहले जो ही मौसम चेंज होता है तो हमारे यहाँ ये स्मॉग बहुत ज़्यादा आ जाती है। सेकंड ये होता है कि एक ख़ास किस्म का वायरस होता है जो मौसम के चेंज होते ही हर साल आता है। अच्छा। तो ये जो स्मॉग है बेसिकली ये दो लफ्ज़ों का एक मजमूआ है, स्मोक और फॉग। इसके लिए जो ही मौसम चेंज होता है तो फ़िज़ा में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे एक ओजोन की लेयर नीचे आ जाती है और वो रिच विद कार्बन, ब्लैक कार्बन और सल्फ़र डाइऑक्साइड, इसके जो रिएक्शन है उसके साथ ये फ़िज़ा में आलूदगी आ जाती है। और ये बहुत ही डेंजरस है एक्सट्रीम एजेस के लिए, 65 एंड प्लस के लिए, बहुत छोटे बच्चों के लिए, और जिन लोगों को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर, शुगर और एलर्जीज़ और दमा, इस तरह की बीमारियां उनके लिए बहुत डेंजरस होती है। तो इससे बचाव के लिए इन लोगों को चाहिए कि ये घरों से बाहर कम से कम निकलें, बच्चों को बिल्कुल घर के अंदर रखें और मास्क पहन के रखें, हाई प्रोटीन डाइट्स लें। ठीक है। सेकंड ये है कि हॉट ड्रिंक्स लें जैसे चाय, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें। जो ऑलरेडी एलर्जीज का शिकार है वो इन मौसम में ज़्यादा उनको चांसेस होते हैं कि उनकी तबीयत खराब हो सकती है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं ब्लड प्रेशर वाले लोग, उनको हार्ट अटैक हो सकता है, इसलिए उनको बहुत बचना होता है, स्पेशली ओल्ड एज में। ठीक है। तो यंग्स को इतना इफेक्ट नहीं करती, छोटे बच्चों को और ओल्ड एज में ये बहुत इफेक्ट। ओल्ड एज को और जो अस्थमा के पेशेंट्स उनके लिए भी कोई भी एलर्जीज है, कोई भी एलर्जीज है, चेस्ट की कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, उनमें ये बहुत इफेक्ट करती है, उन पे इफेक्ट करता है और उनको इस मौसम में खास तौर पर अपना ख्याल रखना चाहिए। और उसमें एविडेंस है कि डेथ्स होती हैं, हार्ट अटैक होते हैं, बहुत सारी डेथ्स हो सकती हैं इसमें। एग्जैक्टली। और आजकल हम देख भी रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द बच्चे, बूढ़े या नौजवान भी नाक, कान, गला एलर्जीज़ की शिकायत करते नज़र आ रहे होते हैं कि हमें ये हो गया, वो हो गया। तो
अगर आप लोगों को कुछ ऐसा है तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना एहतियात करनी है। दूसरा, फ्लू जैसे हम बात करें एलर्जी, तो फ्लू बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, वो हर किसी में हो जाता है। मैं बताइए उसकी क्या वजूहात है। दूसरा, उससे हम किस तरह जान छुड़वा सकते हैं? क्या अपनी डाइट ठीक करके या फिर जो आजकल वैक्सीन चल रही है फ्लू शॉट्स लगवा के हम इससे जान छुड़वा सकते हैं? जी, इस तरह के फ्लू जो है ये हर साल आता है। ठीक है। अब फ्लू की बहुत सारी इकसाम है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारे वायरसेस हैं। तो जो सीजनल वायरस हमारे आता है सर्दी के स्टार्ट के साथ ही, उसको हम कहते हैं राइनो वायरस। ओके। जो राइनो वायरस है ये इतना डेंजरस नहीं होता। इसके साथ इंसान खुद ही 5, 7, 8 दिन में ठीक हो जाता है। अच्छा। लेकिन अब पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये राइनो वायरस है या ये फ्लू का जो दूसरी इकसाम है जैसे इन्फ्लुएंजा, दैट इज़ डेंजरस। ठीक वो है। खतरनाक होता है। तो फ़र्क सिर्फ ये होता है कि स्नीजिंग दोनों में होती है, नाक से पानी दोनों में चलता है, छींकें दोनों में आती हैं, हेडेक दोनों में होता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को साथ फीवर भी हो जाता है और सीवियर बॉडी एक्स है और लेथार्जी है, थकावट है, जिस हमें जान नहीं, तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए फॉर रूलिंग आउट द इन्फ्लुएंजा विच इज़ डेंजरस, जिससे डेथ हो सकती है। बाकी जो ये आम वायरस है राइनो वायरस, ये आता है हर पेशेंट को होता है। मोस्टली एक घर में जब आता है तो सर्दियों के मौसम में हम लोग बड़े क्लोज रहते हैं, स्पेशली बच्चे स्कूलों में, टॉडलर्स, ये सर्दियों में बड़े क्लोज हो जाते हैं, एक एक कमरे में हम बंद हो जाते हैं। तो उसमें ये हाईली कॉन्टेजियस है, एक से दूसरे को एक सेकंड में फैलता है, होता ही होता है। जब कहते हैं ना एक घर में आया है तो अब सबको होगा, तो ये बिल्कुल ठीक है, होता है। तो इसके लिए ये है कि परेशान नहीं होना। इसने हम कहते तो ये कितना टाइम लेके जाता है मैक्सिमम? इसने अपने टाइम 8 डेज। इसके बारे में कहते हैं अगर आप दवाई करोगे तो ये 8 दिन में ठीक होगा, अगर आप दवाई नहीं करोगे तो 1 वीक में ठीक होगा। सो इसने ऑटोमेटिकली ठीक हो जाना, क्योंकि जो ही ये वायरस आता है राइनो वायरस, तो इसके साथ ही कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ना शुरू हो जाती है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो 2 वीक्स में परफेक्ट हो जाती है, तो पेशेंट इसमें से निकल जाता है। हाँ, इन्फ्लुएंजा के लिए ज़रूरी है। तो दूसरा, आपने जो क्वेश्चन किया फ्लू की वैक्सीन, हमारे यहाँ वैक्सीन अवेलेबल है। यस, ये लगवानी चाहिए। हर इंसान को ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटे बच्चों को भी ज़रूरत नहीं होती, जो ओल्ड एज लोग हैं उनको ये लगवानी चाहिए, लेकिन इसको साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ठीक है। इसी तरह ये हमारे लोगों का लगाने का जो टाइम है हम लोग को वो नहीं पता, हम रैंडमली जाके चलो जी वैक्सीन लगवाते हैं। तो जब सीज़न शुरू होता है सर्दी का, मौसम बदलने से 1-2 हफ्ते पहले आप फ्लू शॉट लगवाएं। जब उस वक्त लगवाते हैं तो 100% श्योरिटी नहीं है कि आप ठीक रहेंगे, लेकिन 95% बिल्कुल ये आपको प्रोटेक्ट करता है, और इसकी इम्यूनिटी 1 साल के लिए होती है। नेक्स्ट ईयर आपको फिर से लगाना पड़ता है। ठीक है। तो अब तो दुनिया में शॉट के अलावा इसी साल आ भी गई हैं नाक के स्प्रे की सूरत में वैक्सीन, वो भी आ गई हैं। तो वो भी कर सकते हैं, वो भी मुफीद साबित हो सकती हैं हमारे लिए। डेंजरस ये सिर्फ हैं ओल्ड एज में लगाना भी ज़रूरी है, लेकिन ओल्ड एज में कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती हैं, चेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती हैं, और सबसे कॉमन जो होता है वो निमोनियाज हो जाते हैं इसमें। तो इसलिए ये ओल्ड एज में थोड़ा सा इसको, जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी गाइडेंस में डॉक्टर लगाए, यंग में आप जैसे मर्जी लगा ले, कुछ नहीं होता। मतलब लिमिटाइज कर दिया हुआ है, कुछ चीज़ें जो है वो देख कर ही लगानी पड़ती है। इसी तरह 6 महीने से छोटे बच्चों को नहीं लगाना होता, क्योंकि 6 महीने के जो छोटे बच्चे हैं वो वहाँ के दूध जब पीते हैं उनकी अपनी ही बहुत अच्छी इम्यूनिटी होती है, इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि माँ का दूध बच्चों को पिलाएं, वो बहुत सारी नेचुरल चीज़ों से वो बचे रहते हैं। दूसरा सर, दोबारा से अगर स्मॉग की ही बात करें, जैसे आपको भी पता है कि बाहर इस वक्त स्मॉग के बादल ही छाए हुए हैं, बारिश नहीं होने कोई इम्कानात नहीं है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी में और मज़ीद इजाफा होगा। तो ये हमारी सेहत पे कितने असरार डालेगी, वर्स्ट कितनी कंडीशन हमें कर सकती है अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो, और कौन कौन से हमारे जो ऑर्गन्स हैं या ENT के हवाले से वो हमारे इफेक्ट हो सकते हैं स्मॉग से? देखिए, सांस में जब भी ये इम्प्योरिटीज जानी है, आपका नाक, गला, फेफड़े, और नाक के ज़रिए फिर इन्फेक्शन गले में भी चला जाता है। तो इसमें हम सारी हमारी जो पॉपुलेशन है वो वल्नरेबल तो है, लेकिन जो 10-15 से लेके 30-40 तक के लोग हैं वो काफ़ी हद तक इम्यूनिटी बड़ी अच्छी होती है, वो इससे इतना इफेक्ट नहीं होते तो हैं, लेकिन उनमें सिम्टम्स कम से कम आते हैं। लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे हैं और जो बहुत बड़े लोग हैं उन पर इसके बड़े एडवर्स इफेक्ट्स हैं, क्योंकि
बुजुर्गों में यूजुअली हमारे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर अनडायग्नोस्ड भी पड़ा होता है, बिल्कुल तो उनको तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। मास्क लेना चाहिए, हाइड्रेशन, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, बार बार नाक को साफ करना चाहिए, और लिक्विड्स लेने चाहिए, हॉट लिक्विड्स जैसे चाय, कॉफ़ी, सूप्स, ये वाली। और थोड़े उन दिनों में थोड़ी सी हाई कैलोरी डाइट जैसे मछली, एग्स, दूध, फ्रेश फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और बगैर ज़रूरत के घर से बाहर ना निकले तो ज़्यादा ही स्पेशली बच्चे और पीपल अबव 60, 65, 70 से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मतलब अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम इनको डिफेंड कर सकते हैं, इनसे मुकाबला कर सकते हैं, इन तमाम जितनी भी बीमारियां हैं, मौसमियाती बीमारियां हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया के सबर्ब्स में सिटीज़ हैं उनमें ये चीज़ है, सिर्फ इधर ही नहीं है, उनमें इस चीज़ है। तो ये अभी हमारी रिकमेंडेशंस जब आगे पॉपुलेशन बढ़ रही हैं तो ऐसे होनी चाहिए कि इंडस्ट्री थोड़ी सी दूर हो, या इस सीज़न में इंडस्ट्री को थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए, परहेज किया जाए। एग्जैक्टली। और इस सीज़न में इसके अलावा हमें कौन कौन सी जो है एलर्जीज हो सकती हैं जिनसे हमें बचने की ज़रूरत है? जी, ये डस्ट एलर्जी, ठीक है। इसके अलावा सीजनल एलर्जी जो सर्दी के साथ ही आती है। हर मौसम की अपनी एलर्जीज हैं, जैसे पोलेंस हैं, सर्दी में और तरह की एलर्जीज आ जाती हैं। घरों में हमारे जब कारपेट्स होते हैं, डस्ट माइट होती है, उससे एलर्जीज हो जाती हैं। हमें घरों के कारपेट्स वगैरह कम यूज़ करना चाहिए, कर्टन्स को बार बार साफ़ करना चाहिए, और अपने आप को एक्सपोज कम होने देना चाहिए। ठीक है। और बस यही कॉमन एलर्जीज जो जिन लोगों को ऑलरेडी हैं वो एग्जेजरेट कर जाती हैं, इस मौसम में और बढ़ जाती हैं, और दूसरे लोगों को भी हो सकती हैं लेकिन वो इससे निकल जाते हैं। और दूसरा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि सीज़न में जब लोगों को ज़्यादा एलर्जी का शिकार हो जाती हैं, स्मॉग से ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो घर में उन्होंने नेबुलाइज़र रखे होते हैं जो इस्तेमाल कर लेते हैं डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर ही। क्या ये उनकी सेहत के लिए ठीक है या ये नुकसानदेह साबित हो सकता है? जी नहीं, देखें, जिनको ऑलरेडी नोन एस्थमा है, हाइपरटेंशन है, ओल्ड एज है, उनको इस्तेमाल करने में हर्ज नहीं है। आम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन, सिर्फ उसका स्टीम ले लें। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते नेबुलाइजर तो कोई बात नहीं, आप केटल लें, उसमें गर्म पानी करें, उसकी भाप ले लें, दिन में 2-3 दफ़ा भाप लें, वार्म सलाइन गार्गल्स कर लें, अच्छी डाइट अपनी कर लें, रेस्ट ज़्यादा कर लें, नींद पूरी कर लें, तो आप इसमें से काफ़ी हद तक बचे रहते हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि सीज़न में खांसी और साथ बलगम वाली खांसी भी होती है, वो चाहे मौसम सर्द हो या ना हो, उनको वो ये मुसलसल रहती है ये मसला। तो ये हमें बताइए, ये इसकी क्या वजूहात है, दूसरा इसका इलाज क्या है, किस तरह इसको ठीक किया जा सकता है? देखें, इसकी वजह सिर्फ इम्प्योरिटीज़ है, आपके थ्रोट को इरिटेट करती है, डस्ट अंदर आप इनहेल करते हैं, आपका सारा सिस्टम फौरन ख़राब होता है, इरिटेशन होती है, आपको खांसी होती है। जब खांसी होती है आपको, तो आपके फेफड़ों में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे जो सेल्स हैं, उनमें इंजरी हो जाती है। जब इंजरी होती है तो वो खुद इरिटेट होते हैं, तो ये एक विशेष साइकिल चल जाता है कि इंसान कहता है मेरी खांसी ठीक ही नहीं हो रही, क्योंकि थोड़ी सी खांसी होती है, अंदर इंजरी हो जाती है, वो पॉइंट हील नहीं कर पाता, तो गला खांसी का बाउट आता है, तो नेक्स्ट इंजरीज हो जाती हैं। तो इसलिए एक सर्कल चल जाता है। तो इससे बचने के लिए बहुत सारे सिरप्स हैं जो हमारे सेंटर से कफ सेंटर को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है। तो उन दिनों में उनका लेना, बार बार गरारे करना, स्टीम लेना, और मेडिसिन को जब तक आपको फीवर नहीं है या आपको बहुत बलगम वाली या छाती, जैसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं मेरी छाती खड़खड़ करना शुरू हो गई, उस तरह नहीं है, हाँ। उस वक्त तक कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बुखार हो जाए, खांसी के साथ बहुत ज़्यादा बलगम हो, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर डॉक्टर के पास, लेकिन खुद से जो है मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन इसमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीजनल डिजीजेज में मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, इसमें थोड़ी सी एजुकेशन की जरूरत होती है जो हम दे रहे हैं। और कहते भी हैं कि अगर हम मेडिसिन खा लेते हैं तो वो फिर अपना जो उसने ड्यूरेशन पूरी करनी होती है वो नहीं करता, वो फिर दोबारा आपको दोबारा हो जाता है। जी, हमारे रिवाज हो गया कि बस फौरन से बाजार से ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक ली और फौरन से हमारी जो है मसला खत्म हो जाए। डेंजरस, उससे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो जब आप एक्चुअली बीमार होते हैं तो वही एंटीबायोटिक आप पर असर नहीं कर पाते, तो इसलिए हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। चलें, ओवर द काउंटर आप सेफेस्ट पेन किलर ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। डॉक्टर का मशवरा करें फिर लें।
दूसरा, आजकल बच्चों की अगर बात की जाए, बच्चों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, कोल्ड, खांसी, और उनकी भी जैसे छाती, आप कह रहे थे कि आवाज़ें आती हैं उनमें से, और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आइसक्रीम्स और बाहर की चीज़ें, जिसकी वजह से उनका ये मसला बढ़ता जाता है। उनके हवाले से हमें बताइए, उनको फिर किस तरह की दवाई देनी चाहिए, या किस तरह के सिम्टम्स उनमें आए तो उनको दवाई देनी चाहिए हमें फिर? देखिए, अभी जहाँ तक ये हमारा जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ज़ाहिर है अच्छी तो नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल है आजकल बच्चों को रोकना, इनको दूर रखना। बिल्कुल, बच्चे तो मुझे पकड़ के मारेंगे अगर मैं कहूँगा तो वो बिल्कुल नहीं खानी। ठीक है, थोड़ी अवॉइड कर लें, और छोटे बच्चों को घरों के अंदर रखें। ठीक है, और हमें अवॉइड करना चाहिए ये कोल्ड ड्रिंक्स अनड्यू। ठीक है, किसी सोसाइटी में गए हैं, बैठे हैं, थोड़ा पी लें, अदरवाइज नहीं। तो इस मौसम में हॉट लिक्विड्स उसकी रिप्लेसमेंट है। ठीक है। और बच्चों को भी जो है बगैर प्रिस्क्रिप्शन और के हाई कैलोरी दवाई, डाइट, हाँ जी, हाई कैलोरी डाइट, अच्छी फ्लूइड इनटेक, ठीक है, और बार बार अपने हाथों को साफ करना, क्योंकि ये जो वायरस आता है सीजनल, ये सिर्फ सांस से दूसरे के प्रति नहीं जाता। फॉर एग्जांपल, आपने अपना नाक साफ किया, कहीं हाथ लगा दिया, उस पर बच्चा हाथ लगाएगा जाके, उसको फौरन हो जाएगा। इसलिए एक घर में जब आता है सबको हो जाता है। तो इसका बचाव के तरीके, एक से दूसरे को बचना, और सेकंडली अपनी डाइट इंप्रूव करना, उन दिनों में रेस्ट करना, बाहर कम से कम निकलना, ये इसका मतलब एक्टिविटीज कम कर दे। दूसरा, हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें ताकि एक से दूसरे तक ना फैले। प्रोफेसर डॉक्टर ZM राहत हमारे साथ मौजूद है, ENT स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आप यहाँ पर आए और इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू की है। जिस तरह हम बात करते हैं जनाब, वेदर चेंज होता है तो मौसमियाती जो बीमारियाँ हैं वो भी अपनी साथ लेकर आता है, और सब ही इसका शिकार हो जाते हैं। तो इस हवाले से बहुत सारी एहतियात करने की आप लोगों को ज़रूरत है। हाइजीन का ख्याल रखना है, डाइट अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लेनी है, गर्म मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि इम्यूनिटी बढ़े, और इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हम सेहतमंद रहेंगे। सीधी हमने आपसे बात करनी है, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए कीमती रिश्तों और उनके तकाज़ों के हवाले से। तो मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए समझे जाते हैं जो मिलकर जिंदगी की गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज के परेशानी और डिप्रेशन के दौर में बढ़ते हुए समाजी और मुआशी मसाइल की वजह से मियाँ बीवी के इस खूबसूरत से रिश्ते में तनाव आ जाता है। खावन के सुने तो वो कहता है बीवी की गलती है, और अगर बीवी की सुनी जाए तो सारे मसाइल की जड़ जो है वो खावन नजर आता है। अक्सर औकात छोटी छोटी बातों पर शुरू होने वाली नोक-झोंक शदीद गुस्से और झगड़े की शक्ल इख्तियार कर जाती है, और बाज़ औकात तो नौबत रास्ते जुदा करने तक पहुंच जाती है। बेशतर मसाइल को अगर मिलजुल कर या एक दूसरे की पोजीशन को समझते हुए हल करने की कोशिश की जाए तो ये मसाइल जो हैं ख़राब होने से बच सकते हैं। तो आज हम इस मसले की वजूहात ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन से मसाइल होते हैं जिनको हल करने के बजाय मैरिड कपल्स रास्ते अलग करने को तरजीह देते हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ सालों से देख रहे हैं हम कि तलाक और खुला के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। तो ये क्यों इजाफा हो रहा है, इस हवाले से फैमिली कवानीन क्या कहते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ैनब रमज़ान कम्बो हैं, फैमिली लॉ एक्सपर्ट हैं। ज़ैनब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? जी मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हमें बताइएगा, जैसे मैं बता भी रही थी कि कुछ सालों में पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि तलाक की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तलाक देने की शरह में इजाफा होता जा रहा है। तो इसकी क्या वजूहात आपको लगती हैं, और जिसके सबब जो है जोड़े अपने रास्ते अलग कर लेते हैं एक दूसरे से? जी मैम, सबसे पहले तो ये है कि इसमें जो करंट सिनेरियो, इसमें तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। जो मेल है वो बेचारा अर्निंग, उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत लो चली गई है। घर में जब वो मेंटेन नहीं करेगा, बच्चों को वो मेंटेन नहीं करेगा, वाइफ को नहीं करेगा, तो वो अल्टीमेटली रिजल्ट वो आ जाएगा कि डिवोर्स। फिर एक तो डिप्रेशन है, साइकोलॉजिकल बड़ा इफेक्ट्स है। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज इसमें बड़ी कंसीडर होती है। चाइल्ड मैरिजेस में इमेच्योरिटी इतनी है माइंड में, वो समझ ही नहीं पाती कि फैमिली सिस्टम क्या है, मैंने कैसे लेके चलना है। इसके बाद आ जाती है मैम कि एक तो जो वेस्टर्न कल्चर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। वेस्टर्न कल्चर में देख लें कि आप जो इस्लामिक नॉर्म्स है उससे बिल्कुल हट गए हैं। पर मेल है, उसकी अपनी वो एक मेंटल कैपेबिलिटी है कि जो वो अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट कर रहा होता है और वो उसे मिल नहीं रही। अच्छा, तो इस वजह से भी जो वो विद इन नो टाइम डिवोर्स की तरफ चले जाते हैं। बच्चों को भी नहीं देखा जाता। ये सारा जो है ना, ये सोशल सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि पाकिस्तान में 2016 में चली, उधर तलाक की रेशो तकरीबन
12 से 11,000 के केसेस थे। ठीक है, और अब देखा जाए तो अब कितनी होगी? अब 20,000 के लगभग है जो जस्ट तलाक है। ये डिसाइडेड केसेस हैं और मल्टीपल केसेस अभी पेंडिंग है। लेकिन अगर एक साल की ही बात की जाए या अगर कोविड के दौरान ही बात की जाए तो इसमें कितने केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, जिन्होंने दायर किए हैं केसेस? ये 20 के डिसाइडेड केसेस तकरीबन 18,000 हैं डिसाइडेड। अभी तो पेंडिंग बहुत ज़्यादा पेंडेंसी पड़ी हुई है। एग्जैक्टली तो इसका प्रोसेस क्या होता है? अगर तलाक का केस किया जाता है तो इसका प्रोसेस और कितने अरसे पर मुहित होता है ये? अगर मेल जो है वो अपनी वाइफ को तलाक दे रहा मैम, तो ये 3 माह में 1 नोटिस करना होता है, 1 महीने का नोटिस देना होता है। ठीक है, और मे भी इसमें उनकी रिकन्सिलेशन हो जाए। इन केस नहीं होती तो 1 माह गुजरने के बाद 30 डेज फिर सेकंड नोटिस देगा। ठीक है, और 30 डेज अगर वो फिर उनकी रिकन्सिलेशन नहीं होती तो तीसरा और फाइनल सॉरी तलाक सलासा कहते हैं जैसे, फाइनल नोटिस आ जाएगा वो। और इसके बाद आ जाते हैं आर्बिट्रेशन काउंसिल का प्रोसीजर। जैसे 3 तलाक हो गई, आर्बिट्रेशन काउंसिल का रोल आ जाता है। ठीक है, उन्हें चाहिए कि मीडिएशन करवाएं। उसमें वो हस्बैंड और वाइफ दोनों को नोटिस दोबारा किए जाते हैं कि आए, आप इधर ही कंसिलेशन करें, मिलके बातचीत करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, ताकि इस आप जो अल्लाह ताला ने एक रिश्ते में आपको बांध दिया, आप इस टाई को फौरी ना तोड़ दें। आप सोचिए समझे 3 माह का टाइम वो गुजरा, फिर आपने यूनियन काउंसिल में जाके वहाँ आपको वो इन फ्रंट कर देते हैं। आपने बैठना फेस टू फेस बैठ के वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इवन देन के आपको वो कुरान और हदीस की रोशनी में भी आपको वो गाइड करते हैं कि आप इस रिश्ते को फौरी ना तोड़ें, कोई गुंजाइश निकालें। अगर वहाँ पे भी उनकी रिकन्सिलेशन नहीं होती तो फिर इफेक्टिव सर्टिफिकेट आ जाता। एक तो बात ये आ गई। ठीक है, सेकंड एक आ जाता है खुला, जो खुला की शरह में भी एग्जैक्टली वो भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है कि मतलब ख़वातीन भी खुद भी इस चीज़ को आगे लेकर जा रही हैं कि उन्होंने भी ख़ावंद के साथ नहीं रहना है, किसी भी वजूहात की वजह से वो भी खुला ले लेती हैं। उनकी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या वजूहात बताती हैं या रीजंस क्या बताए जाते हैं क्यों खुला ली जाती है? जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट है 1939 का, उसके अकॉर्डिंग कोई 8-10 ग्राउंड्स हैं जिसमें जो खतून है ना, वो उन किसी भी ग्राउंड में वो बेचारी शिकार है, उसका विक्टिमाइज है, तो वो खुला का रास्ता इख्तियार करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर तो वो हस्बैंड डिजर्शन है, उसका पत्ता ही नहीं है, वो उसने शादी की है, वो कहीं पे चला गया है, वो किसी को वेयर अबाउट्स ही नहीं जानता, तो वो 4 साल तक अगर नहीं पता तो वो पहली ग्राउंड आ जाती है। ठीक है, कि वो कोर्ट का रास्ता इख्तियार करे, उसके वेट में अपनी ज़िंदगी ना वो बेचारी ज़ाया कर दे, ताकि वो फिर खुला ले चलें, जो भी उसकी नेक्स्ट होगी वो उसके अकॉर्डिंग। सेकंड आ जाता है कि अगर 2 साल से वो कोई मेंटेनेंस नहीं दे रहा वाइफ को, चाइल्ड को, वो भी ग्राउंड आ जाती है कि वो खतून खुला ले सकती है। इसके बाद चले जाएं तो फर्दर काफ़ी ग्राउंड्स आ जाती हैं, जैसा कि पॉलीगैमी है, हस्बैंड ने दूसरी शादी की, तीसरी की, 3-4 वाइफ्स हैं, फिर उसने परमिशन नहीं ली, आर्बिट्रेशन काउंसिल से परमिशन नहीं ली, बीवी को पता नहीं है, ये भी ग्राउंड है कि वो खुला ले सकती है। इसके बाद आ जाता है आपकी जो चाइल्ड एज में शादी हो गई है, यानी पुबर्टी में चला जाता है, वो बच्ची को पता ही नहीं है, उसके वली ने शादी कर दी, वो 12-13 साल, वो 18 साल से पहले अगर कंसुमेशन नहीं हुई, यानी कि उसकी रुखसती नहीं हुई, उसका कोई रिलेशन डेवलप नहीं हुआ, तो वो खुला ले सकती है, उसके पास ऑप्शन है। तो खुला का प्रोसेस जो है वो कितनी देर का होता है? वो फैमिली कोर्ट जो है, वैसे तो जो फैमिली कोर्ट एक्ट उसमें 6 मंथ तक लिखा हुआ कि आप उसको डिसाइड कर दें। ठीक है, लेकिन जस्ट अगर खुला है तो वो लड़की के विटनेस पे एक विटनेस ही चाहिए उसे। अगर खुला का केस है, जस्ट वो उसे कोई मेंटेनेंस नहीं सीख कर रही, कोई वो उसके अलावा उसकी फर्दर डावरी वगैरह नहीं उसे, तो खुला जो आजकल तो इतना उसको वुमन को उन्होंने कर दिया है फैसिलिटेट कि पहले तो साल लग जाते थे खुला डिसाइड। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। अब तो मैंने तो खुद पर्सनली मैंने 10 से 15 दिन में भी खुला करवाई है। अच्छा, मतलब केसेस जो है निपटते हुए देखे हैं। लेकिन अगर कवानीन में देखा जाए तो मतलब कितनी देर में इस तरह के केसेस जो है वो निपटा देने चाहिए? 6 मंथ्स है, ताकि वो फिर मीडिएशन का टाइम भी देना चाहिए, विद इन नो टाइम उसको नहीं ऑर्डर कर दें। अगर बच्चे हैं, फैमिली है, तो उसमें ये कि हस्बैंड को भी सुना जाना चाहिए। ठीक है, ताकि मे भी इनकी कोई रिकन्सिलेशन हो जाए, इनका वो टाई जो है वो टूटे ना, वो बच जाए। तो इसमें अगर तो वो शोहर आता ही नहीं है तो कोर्ट के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं कि वो एक्स पार्टी पर से, मतलब इस दौरान में, इस अरसे में कोर्ट या फिर बाकी जो लोग हैं वो सुलह सफाई कराने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल ऐसे है। 2 किस्म की प्रोसीडिंग है, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग और पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग। जो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है उसमें वो इवन के रिटन स्टेटमेंट, जवाब दावा जिसे कहते हैं, जवाब दावा शोहर देता है तो उसे फिर वो कोर्ट जो है वो सारी देख के प्लेंट और जिस्ट ऑफ एविडेंस देखती है, फिर उन्हें एक चांस देती है कि आप रिकन्सिलेशन कर दें। कोर्ट रूम में उन्हें वो थोड़ा सा टाइम दिया जाता है कि आप इसमें कोई गुंजाइश निकाल लें। अगर उधर वो वाइफ कह देती है इसमें जो प्लेंटिफ होती है कि मैंने घर नहीं बसाना,
मैं नहीं रह सकती, तो फिर कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो फिर खुला की डिग्री उसी दिन ही पास कर देती है। अगर उनमें कोई गुंजाइश आ जाती है तो एविडेंस होते हैं, एविडेंस के बाद आ जाती है पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग, इसमें फिर फाइनल जजमेंट एंड डिग्री आ जाती है, जिसमें वो खुला भी आ जाए, अगर उनका मेंटेनेंस है वो भी आ जाए, तो मीन्स के कोर्ट पूरे ट्रायल में 2 दफ़ा पार्टीज को अपॉर्चुनिटी देती है कि बैठकर जो है वो सुलह कर लें या इस चीज़ को जो है आप लोग आगे ना लेकर चलें, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता तो फिर उनको वो डिग्री दे दी जाती है, उस पर फैसला कर लिया जाता है। लेकिन इस चीज़ में हम देख रहे हैं ज़ैनब साहिबा के जो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं वो बच्चे होते हैं। तो हमें इस तरह के केस के हवाले से बताइएगा कि जिसमें बच्चों से नहीं पूछा जाता, या तो उन्हें माँ के हवाले कर दिया जाता है या उन्हें बाप के हवाले कर दिया जाता है, तो फिर उनके ऊपर कितना असर होता है और इन केसेस का फिर क्या बनता है? सबसे पहली बात तो ये बच्चे बेचारे कोई कमोडिटी तो है नहीं है, इसमें जितना ज़्यादा लॉस बच्चे का होता है ना, ये साइकोलॉजिकल आप समझ लें, बच्चा तो वो ख़त्म हो जाता है ना, तो वो यानी कि आप देखें वो जिसके पास है, जिसके पास कस्टडी बच्चे की, वो दूसरे के एडवर्स करता रहेगा। ठीक, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप बच्चे को देखें, आप मदर हैं या फादर हैं, दूसरा जो आपके ओपोनेंट है वो उसका माँ है या फादर है, यानी आपको बच्चे के माइंड में वो जहर नहीं घोलना चाहिए। दोनों को देखिए, कोर्ट भी अगर किसी को कस्टडी देती है ना तो विजिटेशन का राइट दिया जाता है। ठीक है, अगर माँ के पास कस्टडी है तो शोहर के पास, फादर के पास जो विजिटेशन का राइट है कि बच्चे को आप मीटिंग शेड्यूल बन जाता है महीने में 2 बार, किसी इवेंट पे, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, बर्थडे, ईद, ये सारे इवेंट पे वो विजिटेशन का राइट्स मिलता है। इंस्टेड के आप बच्चे को यानी कि वो उसके माइंड ख़राब करें, उसकी एजुकेशन की तरफ लेके आए, फिर बच्चे को ये भी देखा जाता है, आपका जो क्वेश्चन है उस तरफ आती है कि आया कि बच्चे से पूछा नहीं जाता। समटाइम ऐसा होता है कि माँ वो इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो बच्चे की अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर पाए, फिर उसका वो फर्दर शादी का भी आ जाता है कि अगर वो करती है, स्पेशली अगर वो माइनर वूमेन है, बच्ची है, तो वो कैसे यानी कि किसी नामहरम को उसकी कस्टडी दी जाएगी, ये सारी चीजें वो क्या कस्टडी देने से पहले अब बच्चों से उनका मौक़िफ़ पूछा जाता है कि वो किसके पास जाना चाहते हैं, अगर वो समझदार बच्चे हैं तो? बिल्कुल बच्चों से पूछा जाता है वो, लेकिन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड जो है ना वो कोर्ट कंसीडर करती है। अगर वो देखा जाए कि बेशक बच्चा कह दे कि मैंने माँ या बाप दोनों में से किसी एक के पास जाना है, लेकिन उनकी वेलफेयर उधर बेहतर नहीं है, तो कोर्ट ने तो देखना है कि सुप्रीम इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड किसके पास है। अगर फादर उसके पास इतने सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या माँ के पास सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है, या फिर बच्चे की वो लुक आफ्टर नहीं कर पाता, डेफिनेटली जो हमारा सोसाइटी इम्पैक्ट है उसमें मेल ने बाहर जाना है, उसने अर्निंग करनी है, लेडी जो उसने घर में रह के बच्चों को देखना है। लेकिन स्पेशली अगर वो लेडी इतनी वो सक्सेसफुल है, वो कोई बिजनेस वूमेन है या जॉब होल्डर है, तो उसे तो बच्चों की यानी कि कोई ज़रूरत ही नहीं है कि वो मेंटेनेंस के लिए फाइल करे कोई केसेस, वो बच्चों की लुक आफ्टर बेहतर तरीके से कर सकती है। तो बच्चों से पूछ लेना वो बेहतर है, लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट जो है ना वो देखती है कोर्ट कि आया कि ये बच्चे किसके पास ज़्यादा उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ प्रोटेक्टेड रहेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो आपको क्या लगता है ऐसे हम लोग क्या स्टेप्स उठा सकते हैं जिसकी वजह से जो तलाक की बढ़ती हुई शरह है इसमें कमी लाई जा सके माशरे में? सबसे पहले तो मैम इसमें ये है कि जो आप अदम बर्दाश्त है ना, इसको आप बर्दाश्त करना सीखना पड़ेगा हमारी सोसाइटी को। ओवरऑल जो है ना क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। मिलजुल के जो है ना, अगर तो कोई छोटी मोटी नोक झोंक इनको तो वैसे ख़त्म कर दें, वो बर्दाश्त से चीज़ें जो बाहर चले जाएँ तो इस तरह के स्टेप है। सेकंड ये है कि आप लेडीज़ को भी चांस दें, अगर घर में कोई परेशानी है तो चले वो आपके साथ स्टेप बाई स्टेप मिलजुल के इकोनॉमिकल इशूज़ वो रिजॉल्व कर लें। थर्ड ये है कि आप अगर देखें कि डिज़ास्टर ओवरऑल आ रहा है पाकिस्तान के जो करंट सिनेरियो, इसमें तो रेशो भी इसी वजह से बढ़ी ना, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन की कमी है, फिर चाइल्ड मैरिज है, उसको रिस्ट्रेंट वो जो एक्ट बना हुआ है उस पर चले इम्प्लीमेंट हो जाए, तो ये सारे कॉमन फैक्टर 1 बाय 1 करके तो ये वो बिल्कुल बन जाता है ट्री जिसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, अपने अंदर बर्दाश्त ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें। जिस तरह हम आगाज़ में भी कहते हैं कि जनाब बर्दाश्त अपने अंदर आप पैदा करेंगे तो आप ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। और जब मियाँ बीवी का रिश्ता होता है बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है, और अगर यही दोनों जुदा हो जाएंगे तो सबसे ज़्यादा, जिस तरह हम बात भी करते हैं, मुतासर बच्चे होंगे। तो अपने बच्चों के लिए ही अपने अंदर बर्दाश्त का मादा जो है वो पैदा करें। ज़ैनब रमज़ान हमारे साथ मौजूद थी, एडवोकेट हाई कोर्ट है। ज़ैनब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और हमसे बात की है इस बारे में, और मज़ीद भी हमने बात करनी आप लोगों से, ले आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए सेहत और फिटनेस के हवाले से, तो आपको पता है कि मौसम की रुत बदल रही है और जैसे ही सर्दी अपने रंग दिखाने शुरू हो जाती है, फ़ज़ा में मौजूद खून की एक फरहत बख्श एहसास जन्म देती है। और मौसम सरमा की अगर ख़ास तौर पर हम लोग बात करें तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है चेंज हो जाती हैं। इसमें हमारे खाने पीने के हवाले से, पहनने ओढ़ने के हवाले से, और अगर खाने पीने में देखें तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटी मिलती है हमें इस मौसम में, जिसमें हमारे पास ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं। बादाम, अखरोट, मूंगफली समेत मुख्तलिफ इक़साम के ड्राई फ्रूट्स हम इस्तेमाल करते हैं। तरह तरह के फल खाते हैं। गर्मा गर्म चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कॉफ़ी पी जाती है और सूप, जनाब क्या ही बात है। और उसके बाद हलवा जात का इस्तेमाल किया जाता है। इस मौसम में ये अहम सौगात समझे जाते हैं जिसको हर कोई खाता है, हर घर में ये मौजूद होते हैं। तो मौसम सरमा में जहाँ खाने की इतनी वैरायटी होती है, जहाँ पे हम लोग ये खाकर अपना जो है इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कर रहे होते हैं, वहाँ पर मोटापे का भी खदशा जो है वो बढ़ता जाता है। तो माहिरीन सेहत कहते हैं कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस मौसम में हम खुद को फिट कैसे रखें, तंदुरुस्त कैसे रखें, क्योंकि हम खाते तो हैं लेकिन उसको हम लोग वर्कआउट के ज़रिए हम उसको ख़त्म नहीं कर रहे। तो हम लोगों ने वर्कआउट किस तरह करना है, जिम अगर हम जा नहीं रहे तो घर पर रहकर ख़ुद को फिट कैसे रखें, इस हवाले से हमने आज बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त हाफिज़ खालिद साहब मौजूद हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं और जनाब मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और मिस्टर पंजाब भी रह चुके हैं। हाफिज़ साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। हाफिज़ साहब, सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में आपको पता है, जैसे मैं बता रही थी कि हमारी खाने की रूटीन भी चेंज हो जाती है। हम हेवी खाना शुरू कर देते हैं जिसमें ड्राई फ्रूट्स और बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते। और जब एक्सरसाइज करते हैं सर्दियों में तो हमारे मसल्स पुल हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, मोच आ जाती हैं, ये दर्दें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो किस तरह की एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए अगर मौसम सर्द होना शुरू हो जाए तो? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ तक बात है कि हलवा जात की और हेल्दी फूड की, सर्दियों में जो लोग आप लोग खाते हैं जिससे वेट आपका बढ़ता है, अच्छा उसके लिए तो ये है कि आप अगर तो उसके दो सोर्स हैं। या तो आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज करें। अगर आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जो लोग घर बैठ के अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर बेस्ट ये ऑप्शन है कि वो लेमन टी ले सकते हैं, जिंजर टी ले सकते हैं, मोरिंगा टी ले सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा ग्रीन टी ले सकते हैं। इससे आप लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी नीचे आएगा और ये बेहतरीन फैट कटर है, फैट बर्नर है ये चीज़ें। अगर आप ये भी साथ यूज़ करें तो फिर आपको मोटापा नहीं आएगा। दूसरा, आप पूछ रही थी ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग के लिए ये है कि जब तक आप अच्छी से वार्म अप ना करें तब तक आप ट्रेनिंग स्टार्ट ना करें। हमारे बिगिनर जो है वो मेजर मिस्टेक ये करते हैं कि जिम जाते साथ ही सबसे पहले विदाउट वार्म अप वो ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, और जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वही बाइस बनती है आपकी मोच आने का, आपकी मसल पुल होने का, आपकी इंजरी होने का। ये सारी प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब हम बॉडी को अच्छे से वार्म अप नहीं करते। जिम जाते साथ ही कम से कम 30 मिनट आपको बॉडी को मुकम्मल वार्म अप करना चाहिए। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप जो एक्सरसाइज होती है वो हमें 30 मिनट पहले करनी चाहिए। 30 मिनट करनी, देन अपनी हेवी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। उसके लिए ये है कि आप इंशाल्लाह फिर आपको इंजरी होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, लेकिन एक दिन में 30 मिनट के तो वार्म अप हो गया, बाकी एक्सरसाइज फिर कितनी देर हमने करनी है? बाकी एक्सरसाइज डिपेंड करती है आप पे। देखिए, एक्सरसाइज तो 45 मिनट की होती है। 45 मिनट के बाद आप एक्सरसाइज ना करें, लेकिन 45 मिनट में अपने मसल को आप इतनी तकलीफ दे दें, इतनी बर्निंग हो आपके मसल पे कि आपके मसल के ऊपर जो फैट है वो निकलनी शुरू हो जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि देखिए, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जो है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग? अमेरिकन कॉलेज स्पोर्ट्स ऑफ मेडिसिन ने ये रिसर्च की है कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जो है वो परफेक्ट है, सेफ है, और इवन वो हार्ट पेशेंट के लिए भी सेफ है। लेकिन उसके लिए दो कंडीशन है। एक, वो बिगनर के लिए नहीं है। सेकेंडली, आप किसी भी बीमारी में अगर मुब्तला हैं, किसी भी डिजीज़ में, फॉर एग्जांपल आप हाई कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है आपको, आप हाइपरटेंसिव हैं या आप डायबिटिक हैं, उनके लिए वो नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर लोग जब भी जिम जाते हैं तो वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से ही स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? देखिए, जो तो बिगिनर है ना वो 5 to 10 मिनट भी सस्टेन नहीं कर सकते हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग को। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के लिए आपके मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, आप अगर हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जाते साथ ही स्टार्ट कर देंगे तो फिर डेफिनेट इंजरी होगी। दो लोगों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है।
तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करने वाले, देखिए ये हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कुछ सालों से बहुत पॉपुलैरिटी मतलब आ चुकी है। अच्छा, मैं ये हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करने वाले जितने भी लोग हैं उनको ये कहूँगा कि बी स्मार्ट बट डोंट बी स्टूपिड। इस बात का ख्याल रखें खास। लेकिन अगर हमें करनी है एक्सरसाइज या जिम नहीं जा रहे, घर पर रह के बहुत से लोगों ने अगर करनी है तो वो कहाँ से, मतलब किस एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हैं घर में? देखिए, सबसे पहले तो घर में करनी है, जिम में करनी है। बॉडी वार्म अप होना बहुत जरूरी है। ठीक है। जब तक आपकी बॉडी वार्म अप नहीं होगी आप नेक्स्ट स्टेप आप चल ही नहीं सकेंगे। बॉडी वार्म अप, आपका पास अगर योगा मैट है घर में, ठीक है, कोई मशीन नहीं है, कोई ट्रेडमिल नहीं है, कोई इलेप्टिकल नहीं है, कोई साइकिलिंग नहीं है, तो इट्स ओके, आपकी ट्रेनिंग फिर भी हो सकती है। आप योगा मैट के ऊपर अपनी बॉडी को आराम से वार्म अप करें अच्छे से, और उसके बाद आप हल्की फुल्की पेट की एक्सरसाइज कर लें। उससे भी बर्निंग बॉडी में ज़्यादा होती है, तो बॉडी उससे भी वार्म अप हो जाती है। जस्ट लाइक आप क्रंचेस करते हैं, लेग रेजेस करते हैं, उससे भी आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है। लेकिन जिस्म को वार्म अप करने के लिए लोग प्री वर्कआउट भी करते हैं, जिस तरह हमने बात भी की है, प्री वर्कआउट करते हैं और मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स भी खाते हैं। ये हमारे जिस्म को कितना नुकसानदेह मतलब कर सकते हैं, खतरनाक साबित हो सकता है हमारे जिस्म के लिए ये चीज़? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो सप्लीमेंट्स हैं ये अननेचुरल नहीं है, नेचुरल है। मतलब ये खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या है? उनके लिए फिर नेचुरल जो प्री वर्कआउट है वो सबसे अच्छा क्या है? ब्लैक कॉफ़ी और एक एप्पल। ओके। बिफोर ट्रेनिंग एक एप्पल ले, ब्लैक कॉफ़ी का कप पिए, इससे अच्छा कोई प्री वर्कआउट नहीं है। मतलब अगर सप्लीमेंट्स आप अफोर्ड नहीं कर रहे, आप नहीं ले सक रहे, तो आप ब्लैक कॉफ़ी और एक एप्पल आप प्री वर्कआउट में ये खा सकते हैं। रिसेंटली हमने ना पुलिस को ट्रेनिंग दी है, पंजाब पुलिस को। अच्छा। उसमें टॉपिक ये था कि कम बजट में आप डाइट को कैसे मेंटेन रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों ने इस बात को पसंद किया है हमारे जो पेज पे, हमारे चैनल पे। तो मैंने वहाँ भी मेरा 1 घंटे का लेक्चर था जिसमें मैंने ये बताया था कि कम बजट में आप लोग कैसे डाइट को मैनेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर अमीर आदमी ही बॉडी बिल्डिंग कर सकता है, हर अमीर आदमी ही फिट रह सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बल्कि आप ये देखें, जो मिडिल क्लास के तबके के लोग हैं वो ज़्यादा फिट हैं, वो ज़्यादा मेहनती हैं, वो ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, क्योंकि वो मेहनत करना जानते हैं। तो किस तरह फिर हमें भी एक वो डाइट प्लान या जो भी हमारे देखने वाले हैं उन्हें बताएं कि कम बजट में किस तरह आप अपनी बैलेंस डाइट रख सकते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रख सकते हैं? ठीक हो गया। एक तो आपको मैंने बताया है प्री वर्कआउट, ठीक है। उसके बाद आप ट्रेनिंग करते हैं। आप बिफोर ट्रेनिंग जस्ट 2 बनाना ले लें 15 मिनट पहले, आपकी बॉडी में कभी भी शिवरिंग नहीं होगी, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। आपको बनाना में जो कि पोटाशियम होता है वो आपको हेल्प आउट करेगा ट्रेनिंग करने में। अच्छा, जो लोग ट्रेनिंग नहीं करते उनके लिए डाइट क्या है? सादी ग़िज़ा जो घर में पकता है वो हर चीज़ खाएं, हर हलाल चीज़ खाएं। मैं तो ये कहता हूँ किसी चीज़ से मना नहीं है आपको, लेकिन मीठा जो है इसमें प्लीज़ खुदारा कंट्रोल करें। ठीक है। आज हम मीठे को नहीं छोड़ते, कल मीठा हमें नहीं छोड़ेगा। और दूसरा ये है कि अगर मैं डाइट प्लान, मतलब अगर मीठा हम निकाल दें अपनी जिंदगी से तो हमारी जो वेट है वो कंट्रोल हो सकता है। ऑयल और मीठा, ठीक है, ये 2 चीजें अगर आप निकाल दें तो आपका वेट कंट्रोल हो सकता है। और ये जितने भी मसले बनते जा रहे हैं, मतलब हर कोई यही शिकायत करता है हमारा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है और कम नहीं हो रहा, जितनी मर्जी डाइट कर लें। और आजकल क्रैश डाइट भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चल रही है, वो उस हवाले से हमें बताइए, वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए हमें? अच्छा, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग कहते हैं ना कि हम सब कुछ करते हैं, वेट कम नहीं होता, हम स्लिम नहीं हो रहे, स्मार्ट नहीं हो रहे, उनकी एक प्रॉब्लम है। वो मेहनत करते हैं, मेहनत करना भी चाहते हैं, लेकिन उनको खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते वो लोग। जब तक आप खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अपनी फेवरेट चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं छोड़ेंगे, बेकरी आइटम्स नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप लोग, आपका वेट कभी नीचे नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा हमें बताइए, हम सर्दियों में अपना मेटाबॉलिक रेट जो है या अपना मेटाबॉलिक सिस्टम, उसको किस तरह मजबूत और तेज़ कर सकते हैं? अच्छा, मैं बिल्कुल, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका। जो मेटाबॉलिज्म है आपकी बॉडी का, देखिए वक्त के साथ साथ ये स्लो हो जाता है। जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर मशीनरी है, वो मशीनरी की जो स्पीड है, उनके चलने के अमल को, उनकी स्पीड को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। देखिए इंसानी बॉडी है लाइक ए फैक्ट्री है, इसके अंदर जो मशीनरी है, हार्ट है, किडनी है, आपके जो ब्लड है, ऑर्गन्स जितने भी हैं, ये सारी मशीनरी है इस फैक्ट्री के अंदर। ठीक है।
अब वो जो मशीनरी है उसकी जो स्पीड है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म वक्त के साथ साथ स्लो हो जाता है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म को हाई करने के लिए आप नट्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जिन लोगों में मेटाबॉलिज्म हाई होता है वो लोग स्लिम स्मार्ट होते हैं। अच्छा। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म लो होता है उनकी बॉडी के अंदर फैट जो है डिपॉजिट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। वो लोग आपको मोटे मोटे नज़र आएंगे क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो है, उनका लो है बॉडी में। अच्छा, आफ्टर 40 तो बिल्कुल ही स्लो हो जाता है। उसके लिए ये है कि आप नट्स खाएं, बीन्स खाएं, हाई प्रोटीन वाली चीज़ें लें। आप जितनी हेल्दी अच्छी चीज़ें खाएंगे विदाउट फैट, मेटाबॉलिज्म रेट आपका अच्छा हो जाएगा। तो क्या एक्सरसाइज भी इसके हवाले से करनी चाहिए ताकि हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो बरकरार रहे? एक्सरसाइज में 2-3 एक्सरसाइजें हैं जो वैसे तो हर एक्सरसाइज करने वाला बंदा जो है ना उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप स्क्वाट करते हैं, बैक स्क्वाट करते हैं, उसके बाद आप जो आपकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाले करने वाले बंदे का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं जो आप वेट के साथ ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, वो करने से भी आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो रिकवरी है इसकी वो आपकी डाइट से है। आपकी डाइट से है जो आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है। और अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपकी सेहत अच्छी होगी, और अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। हाफिज़ खालिद साहब हमारे साथ मौजूद है, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ आपने गुफ्तगू किया। और जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर हमने ये तमाम तर इन्फेक्शन से और बीमारियों से बचना है, अपना वेट जो है वो मेनटेन रखना है, तो अपनी डाइट बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। अब मुझे आपने इजाजत देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।